इस Q&A में मुख्यतः 5 ऐसे प्रश्न हैं जिनका जवाब मैं आपको देने वाला हूं। पहला, बैंक अकाउंट के संबंध में फ्रीजिंग और डीफ्रीजिंग का अर्थ क्या हुआ। दूसरा, बहुत लोगों का यह प्रश्न था कि जब उनका बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया गया है और वह बैंक के पास जा रहे हैं तो बैंक उनकी कोई भी मदद नहीं कर रहा है, तो फिर इस परिस्थिति में क्या किया जाए। तीसरा, यह पता चल गया है कि किसने बैंक अकाउंट फ्रीज करवाया है, अब इसमें आगे क्या किया जाए। चौथा, बहुत लोगों का यह भी प्रश्न था कि हमारा जो बैंक अकाउंट फ्रीज किया गया है वह किसी दूसरे स्टेट के पुलिस या साइबर सेल के द्वारा किया गया है और हमारे लिए यह संभव नहीं हो पा रहा है कि हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट ट्रैवल कर पाएं, तो फिर इस परिस्थिति में क्या उपाय है और हमें क्या करना चाहिए। और पांचवा सवाल यह पूछा जा रहा है कि हमारा बैंक अकाउंट जो है वह फ्रीज हो गया है, अगर उस बैंक अकाउंट को हम यूं ही छोड़ दें तो क्या हमें कोई भविष्य में परेशानी हो सकती है, और अगर पुलिस और साइबर सेल इन्वेस्टिगेशन कर रही है तो वह कितने दिनों में हमसे पूछताछ कर सकती है या हमारे घर पर आ सकती है। तो इन पांचों सवालों के जवाब मैं इस एपिसोड में आपको देने वाला हूं। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल जजमेंट्स इन क्रिमिनल लॉ। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अमित कश्यप। फ्रेंड्स, जजमेंट्स इन क्रिमिनल लॉ में आज मैं एक नया सेगमेंट शुरू करने जा रहा हूं, Q&A। इस सेगमेंट के तहत आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का मैं जवाब दूंगा। तो आप भी मुझसे अगर कोई कानूनी प्रश्न पूछना चाहते हैं और उसका जवाब चाहते हैं तो मेरे किसी भी वीडियो पर आप लिखें @ADV अमित कश्यप और उसके बाद अपना सवाल पूछें। Q&A के अगले एपिसोड्स में मैं उन क्वेश्चंस को पिक करूंगा और उन क्वेश्चंस के जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो आशा करता हूं मेरा यह नया सेगमेंट आप सबों को पसंद आएगा। आज का यह पहला Q&A एपिसोड स्पेसिफिक रूप से होगा फ्रीजिंग ऑफ बैंक अकाउंट के संबंध में। कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, फ्रीजिंग ऑफ बैंक अकाउंट बाय पुलिस। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप चाहें तो मेरे उस वीडियो को देख सकते हैं। उस वीडियो को अपलोड करने के बाद फ्रीजिंग ऑफ बैंक अकाउंट के संबंध में सवालों की झड़ी लग गई, तो मैंने सोचा कि सारे सवालों का जवाब अलग अलग दे पाना संभव नहीं हो पाएगा, इसीलिए Q&A के इस पहले एपिसोड को मैंने स्पेसिफिक रूप से रखा है फ्रीजिंग ऑफ बैंक अकाउंट के संबंध में। अगर आपको मेरा यह प्रयास अच्छा लगे तो इसे लाइक करना ना भूलें, एंड इफ यू आर न्यू ऑन माय चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल द लेटेस्ट नोटिफिकेशंस ऑफ माय न्यू वीडियोस। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। फ्रेंड्स, फ्रीजिंग ऑफ अकाउंट के संबंध में बहुत सारे प्रश्न आए थे, लेकिन अमूमन जो सारे प्रश्न थे वह एक जैसे ही थे, इसीलिए किसी का स्पेसिफिक नाम इस एपिसोड में न लेते हुए मैं फ्रीजिंग ऑफ बैंक अकाउंट के संबंध में उन सारे प्रश्नों का जवाब दूंगा। इस Q&A में मुख्यतः 5 ऐसे प्रश्न हैं जिनका जवाब मैं आपको देने वाला हूं। पहला, बैंक अकाउंट के संबंध में फ्रीजिंग और डीफ्रीजिंग का अर्थ क्या हुआ। दूसरा, बहुत लोगों का यह प्रश्न था कि जब उनका बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया गया है और वह बैंक के पास जा रहे हैं तो बैंक उनकी कोई भी मदद नहीं कर रहा है, तो फिर इस परिस्थिति में क्या किया जाए। तीसरा, यह पता चल गया है कि किसने बैंक अकाउंट फ्रीज करवाया है, अब इसमें आगे क्या किया जाए। चौथा, बहुत लोगों का यह भी प्रश्न था कि हमारा जो बैंक अकाउंट फ्रीज किया गया है वह किसी दूसरे स्टेट के पुलिस या साइबर सेल के द्वारा किया गया है और हमारे लिए यह संभव नहीं हो पा रहा है कि हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट ट्रैवल कर पाएं, तो फिर इस परिस्थिति में क्या उपाय है और हमें क्या करना चाहिए। और पांचवा सवाल यह पूछा जा रहा है कि हमारा बैंक अकाउंट जो है वह फ्रीज हो गया है, अगर उस बैंक अकाउंट को हम यूं ही छोड़ दें तो क्या हमें कोई भविष्य में परेशानी हो सकती है, और अगर पुलिस और साइबर सेल इन्वेस्टिगेशन कर रही है तो वह कितने दिनों में हमसे पूछताछ कर सकती है या हमारे घर पर आ सकती है। तो इन पांचों सवालों के जवाब मैं इस एपिसोड में आपको देने वाला हूं। तो पहला प्रश्न यह था कि फ्रीजिंग और डीफ्रीजिंग ऑफ बैंक अकाउंट से क्या तात्पर्य है। तो फ्रीजिंग ऑफ अकाउंट से मतलब है कि बैंक के द्वारा आपके बैंक अकाउंट पर किसी भी तरह के एक्टिविटी के लिए प्रतिबंध लगा दिया जाता है, यानी कि ना ही आप उस बैंक अकाउंट से पैसा निकाल सकते हैं, ना ही आप अपना डेबिट कार्ड यूज कर सकते हैं, ना ही आप उसमें ऑनलाइन कोई कार्य कर सकते हैं, और ना ही मोबाइल बैंकिंग ही आपके लिए करना संभव रह जाएगा। यानी कि जितने भी तरह के एक्टिविटीज आप अपने बैंक अकाउंट में कर सकते हैं उन सारे एक्टिविटीज पर रोक लगा दी जाती है। हालांकि अगर कोई भी व्यक्ति
फ्रीजिंग पीरियड के दौरान आपके अकाउंट में पैसा डालता है तो वह पैसा आपके बैंक अकाउंट में आकर जमा हो जाता है, लेकिन फिर प्रॉब्लम यही है कि आप उसे न निकाल पाएंगे और न ही अपने बैंक अकाउंट संबंधित कोई भी कार्य कर पाएंगे। और डीफ्रीजिंग का सीधा सा इसका उलट मतलब है कि जब भी बैंक आपके अकाउंट को डीफ्रीज कर देता है तो वापस आप अपने अकाउंट से रिलेटेड सारे एक्टिविटीज करने लग जाते हैं। यानी कि आप पैसा भी निकाल सकते हैं, आप अपने एटीएम कार्ड को भी यूज कर सकते हैं, मोबाइल बैंकिंग भी कर सकते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग भी कर सकते हैं। जितनी भी तरह के एक्टिविटीज हैं उनको बैंक के द्वारा एक्टिवेट कर दिया जाता है और फिर आप बिना किसी परेशानी के अकाउंट से रिलेटेड सारे कार्य कर सकते हैं। दूसरा जो प्रश्न था वह यह है कि बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया है और हम बैंक के पास जा रहे हैं तो बैंक हमारी कोई मदद नहीं कर रहा है, तो इस परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले आपको इस बात को स्पष्ट रूप से समझना होगा कि बैंक के हाथ में कुछ भी नहीं है और वह आपकी बहुत मदद इस संबंध में नहीं कर सकता है, एक्सेप्ट कि वह आपको यह बता दे कि किसके कहने पर आपके बैंक अकाउंट को फ्रीज किया गया है। जी हां, पुलिस या अदर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियों के निर्देश पर, कोर्ट के ऑर्डर द्वारा, आरबीआई के निर्देश पर, सेबी के निर्देश पर या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के निर्देश पर बैंक जो है वह आपके अकाउंट को फ्रीज करने के लिए वचनबद्ध है। यानी कि इन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियों या डिपार्टमेंट्स को जब भी इस बात की जानकारी होती है कि आपके किसी भी बैंक अकाउंट में फ्रॉड का पैसा ट्रांसफर हुआ है तो फिर वह आपके बैंक के ब्रांच मैनेजर को यह निर्देश दे सकता है कि वह आपके अकाउंट को फ्रीज कर दे और फिर इस परिस्थिति में बैंक के द्वारा आपके अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाता है। बैंक आपके अकाउंट को तभी दोबारा डिफ्रीज कर सकता है जब उसे दोबारा इस बात का निर्देश मिले उसी एजेंसी या डिपार्टमेंट के द्वारा जिसने आपके बैंक अकाउंट को फ्रीज करवाया था। तो इसमें बैंक आपकी कोई मदद नहीं कर सकता है। एज पर लॉ उसके हाथ जो हैं वो बंधे हुए हैं। बैंक आपकी सिर्फ इतनी मदद कर सकता है कि जब भी आपको यह पता चले कि आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया है तो अगर आप कस्टमर केयर से बात करते हैं या फिर बैंक में जाकर बैंक मैनेजर से बात करते हैं तो बैंक आपको सिर्फ इस बात की सूचना दे सकता है कि किसके कहने पर आपके बैंक अकाउंट को फ्रीज किया गया है। इसके अलावा बैंक कुछ भी नहीं कर सकता है। तो अगर कभी आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाए तो इस संबंध में ज्यादा पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। आपको अपने बैंक जाना है और सिर्फ यह इंफॉर्मेशन निकालना है कि किसके कहने पर आपके बैंक अकाउंट को फ्रीज किया गया है। अब दूसरा प्रश्न जो बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि भाई फलाने इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के कहने पर हमारे बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया है तो हम अब इसमें आगे क्या करें। कुछ लोगों ने तो यहां तक प्रश्न किया है कि हम उस इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियां, साइबर सेल, पुलिस के पास नहीं जाना चाहते हैं तो इसके अलावा और कोई उपाय बताएं। तो फ्रेंड्स, आप इस बात को समझें कि जब भी बैंक अकाउंट किसी भी फ्रॉड के एलिगेशन के आधार पर फ्रीज किया जाता है तो उस फ्रॉड से संबंधित जो केस होते हैं उन सारे केसेस के फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस अलग अलग होते हैं। इसलिए सारे केसेस के जो सॉल्यूशन होंगे वह अलग अलग तरीके के होंगे, लेकिन रास्ता एक ही है कि सबसे पहले आपको इस बात का पता लगाना होगा कि आखिर आपका बैंक अकाउंट जो फ्रीज किया गया है उससे रिलेटेड मामला एग्जैक्टली है क्या। अगर आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाए तो जिस डिपार्टमेंट ने, पुलिस ने, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने आपके बैंक अकाउंट को फ्रीज करवाया है उसके पास आपको जाना ही जाना होगा और कोई दूसरा रास्ता है नहीं। क्योंकि जब आप उन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियों से मिलेंगे तब एग्जैक्टली आपको पता चलेगा कि आखिर पूरा का पूरा मामला है क्या और आपके बैंक अकाउंट को फ्रीज करवाया क्यों गया है। अब देखिए कि केसेस के फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस कैसे अलग अलग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति ने खुद फ्रॉड किया और अपने पैसे को अपने ही बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर लिया, यह एक अलग तरीके का केस होगा। एक दूसरा केस देखते हैं कि जहां एक फ्रॉड करने वाले ने फ्रॉड तो किया लेकिन मनी को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किया, या फिर अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने के बाद वह उस पैसे को उसने अपने किसी नाते, रिश्तेदार, पास पड़ोसी के बैंक अकाउंट में पार्क कर दिया। अब पार्किंग ऑफ मनी क्या होता है यहां पर समझ लेते हैं कि जब भी कोई आदमी फ्रॉड करता है तो उस फ्रॉड के अमाउंट को अपने अकाउंट में न रखकर अपने किसी परिचित के अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है। तो जब भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियों को इस बात की जानकारी होती है
तो जिस भी व्यक्ति के अकाउंट में उस पैसे को ट्रांसफर किया गया है उसका अकाउंट भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियों के द्वारा फ्रीज कर लिया जाता है। अब आप देखें कि दोनों केस में अंतर है। पहले केस में फ्रॉड करने वाले ने अपने अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करके रखा है, ही इज द कल्प्रिट जिसने फ्रॉड किया है, तो उसका केस एक डिफरेंट फुटिंग पर होगा। जबकि दूसरा व्यक्ति जो है उसने किसी तरह का फ्रॉड नहीं किया है, लेकिन उसके बैंक अकाउंट में वह पैसा ऑलरेडी पार्क्ड था, तो उसका केस जो होगा वह एक डिफरेंट फुटिंग पर होगा। अब एक तीसरी तरह के केस की जानकारी लेते हैं, जिसकी जानकारी एक सब्सक्राइबर ने ही मुझे दी थी। एक व्यक्ति था जिसका एक सेवा केंद्र था, सेवा केंद्र जहां एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा वगैरह ट्रांसफर किया जाता है और उसके बदले में वह कुछ चार्जेस लेते हैं। तो एक दिन एक व्यक्ति उसके सेवा केंद्र पर पहुंचा और उसने कहा कि मैं 1 लाख रुपया आपके अकाउंट में जमा कर रहा हूं, क्या आप वह मुझे निकाल के दे दोगे? सेवा केंद्र वाला वह व्यक्ति तैयार हो जाता है, 1 लाख रुपया उसके अकाउंट में आता है और अपनी ट्रांजैक्शन फीस काट कर वह बाकी का पैसा जो है वह उस व्यक्ति को दे देता है। 2 दिनों के बाद साइबर सेल के द्वारा उसका बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया जाता है और पता यह चलता है कि वह जो 1 लाख रुपया उसके अकाउंट में जमा हुआ था वह कोई फ्रॉड का पैसा था। साइबर सेल इन्वेस्टिगेशन कर रहा था और इसके तहत उसके बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया है। अब इस केस में देखिए कि जिस व्यक्ति का बैंक अकाउंट फ्रीज हुआ है वह ना उस फ्रॉड करने वाले को जानता है, जो व्यक्ति उसके दुकान पर आया था वह उसे भी नहीं जानता है, और ना ही वह यह जानता था कि जो 1 लाख रुपया उसका बैंक अकाउंट में आ रहा है वह एक फ्रॉड का पैसा है। अब इस परिस्थिति में इसका जो केस होगा वह एक डिफरेंट फुटिंग पर होगा इन कंपैरिजन टू फर्स्ट 2 एग्जांपल्स। अब एक और एग्जांपल लेते हैं कि किसी ऐप के थ्रू एक व्यक्ति ने किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया था, उस कंपनी ने प्रॉफिट कमा कर भी दिया और वह प्रॉफिट जो था वह इसके बैंक अकाउंट में बराबर ट्रांसफर भी हुआ। कुछ दिनों के बाद वह कंपनी किसी फाइनेंशियल फ्रॉड में फंस जाती है, बंद हो जाती है, और साइबर सेल जो है वह न सिर्फ उस कंपनी को बंद कर देती है बल्कि जितने भी पैसे उस कंपनी के द्वारा जिस जिस व्यक्ति के अकाउंट में ट्रांसफर हुए थे उस व्यक्ति के बैंक अकाउंट को भी फ्रीज कर दिया जाता है। अब इस व्यक्ति का केस जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। उसने तो एक ऐप के थ्रू एक कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया था और प्रॉफिट कमाया था, और बाद में उस कंपनी ने कोई घपला किया या कोई फाइनेंशियल फ्रॉड किया होगा जिसके फलस्वरूप इसका बैंक अकाउंट भी साइबर सेल के द्वारा या फिर किसी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के द्वारा फ्रीज कर दिया गया। अब यहाँ जितने भी लोगों का बैंक अकाउंट फ्रीज हुआ है उनके जो केसेस हैं उन सारे केसेस के फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस जो हैं वो बिल्कुल अलग अलग तरीके के हैं, और उन सारे केसेस के सॉल्यूशंस भी जो हैं वह अलग अलग ही निकाले जा सकते हैं। लेकिन सवाल यही है कि रास्ता एक ही है कि जब भी आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाए तो आपको उस इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के पास जाना ही होगा और वहां से इंफॉर्मेशन निकालना ही होगा कि आखिर मसला है क्या। अगर आप यह नहीं करेंगे तो ना आपको पूरी बात पता चलेगी और न ही आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके अपने बैंक अकाउंट को डिफ्रीज करवा पाएंगे। उन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियों के पास न जाने का दूसरा जो सबसे बड़ा खतरा है वह यह है कि अगर कोई एफआईआर हुआ और उस एफआईआर में आपको भी घसीट लिया गया, यानी कि आपका भी नाम आ गया है, तो अगर आपको इस बात की जानकारी ही नहीं होगी तो फ्यूचर में आप अपना प्रोटेक्शन कर ही नहीं पाएंगे और फिर आपके ऊपर गिरफ्तारी का भी खतरा मंडराने लगेगा। तो इसलिए यह बहुत जरूरी है कि जैसे ही आपको पता चले कि किस इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी या डिपार्टमेंट ने आपके बैंक अकाउंट को फ्रीज किया है, तुरंत उनसे संपर्क करें और फिर पूरी बात पता करके आगे इसका कोई कानूनी उपाय खोजने की कोशिश करें। कुछ लोगों का यह प्रश्न था कि हमें उन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियों के सामने जाने में डर लग रहा है, हम सहज महसूस नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए इसमें क्या कर सकते हैं। तो इसका सबसे अच्छा उपाय है कि अगर आपको इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियों के सामने जाने में डर लग रहा है, आप सहज महसूस नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अपने बदले किसी और व्यक्ति को वहां भेजकर सारी जानकारी निकलवा सकते हैं, या फिर आप एक एडवोकेट हायर कर लें। अगर आप एक एडवोकेट कर लेते हैं तो वो ना सिर्फ इन डिपार्टमेंट से सारी इंफॉर्मेशन सहजता के साथ निकाल लाएगा बल्कि आगे की कानूनी कार्रवाई में भी वह आपको मदद कर सकता है।
अगला प्रश्न जो बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि हमारा बैंक अकाउंट जो है वह फ्रीज कर दिया गया है, लेकिन वह बैंक अकाउंट किसी दूसरे स्टेट के इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियों के द्वारा किया गया है और वहां आना जाना हमारे लिए संभव नहीं हो पा रहा है, तो हम इस मामले में क्या कर सकते हैं। तो इस संबंध में सीधा और सिंपल सा उपाय जो अभी मैंने आपको बताया था कि जिस भी स्टेट के, जिस भी शहर के साइबर सेल, पुलिस या अदर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने आपके बैंक अकाउंट को फ्रीज करवाया है, उस शहर के किसी भी अधिवक्ता के संबंध में आप जानकारी प्राप्त कर लें और उनको अपने काम के लिए हायर कर लें। वह अधिवक्ता इन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियों से न सिर्फ आसानी से आपके सारे इंफॉर्मेशन निकाल लाएगा, बल्कि जो भी कानूनी उपाय आगे करने होंगे आपके बैंक अकाउंट को रिलीज करने के लिए, वह उपाय भी वह अधिवक्ता उस शहर में रहकर आपके लिए सुगमता से कर देगा और संभवतः इस मामले में फिर आपको एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगले बहुत सारे प्रश्न यह पूछे गए हैं कि मेरा बैंक अकाउंट जो है वह फ्रीज कर दिया गया है, तो क्या मैं उस बैंक अकाउंट को यूं ही फ्रीज हुआ छोड़ दूं। तो देखिए, मेरी इसमें सलाह रहेगी कि बैंक अकाउंट अगर आपका फ्रीज हुआ है, यानी कि कहीं ना कहीं किसी भी तरह का फ्रॉड का एलिगेशन तो है, तभी आपके बैंक अकाउंट को फ्रीज किया गया है। तो बैंक अकाउंट को बिल्कुल इस तरह से छोड़ देना आपके लिए फायदेमंद नहीं होगा, क्योंकि फ्रॉड से संबंधित अगर किसी मामले की आंच आप तक पहुंच जाती है तो आप फिर परेशानी में पड़ जाएंगे। इसलिए मेरी बार बार यह सलाह है और फिर से मैं इस बात को सलाह दे रहा हूं कि जब भी इस तरह का कोई मामला हो तो आप उस इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी से कांटेक्ट करें और पूरे मामले को पता करने की कोशिश करें। यूं ही बैंक अकाउंट को फ्रीज हुआ छोड़ देना भविष्य में आपके लिए हानिकारक हो सकता है। और कुछ लोगों का प्रश्न यह है कि यह जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियां हैं वह कितने दिनों में हमसे इंक्वायरी करेंगी या फिर कितने दिनों में इंक्वायरी करते हुए हमारे घर तक पहुंच सकती हैं। तो इसका कोई भी फिक्स जवाब दे पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि किसी भी फ्रॉड केस में जांच के लिए एक लंबा समय लग जाता है। इसलिए इसके लिए कोई फिक्स टाइम बता पाना कि इतने दिनों के अंदर आपको इंक्वायरी के लिए यह इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियां बुला सकती हैं या इंक्वायरी करते करते आपके घर तक पहुंच सकती हैं, यह बता पाना या इसके लिए कोई टाइम लिमिट फिक्स कर पाना संभव नहीं है। इस संबंध में यह आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपका बैंक अकाउंट सही तरीके से फ्रीज किया गया हो या गलत तरीके से फ्रीज किया गया हो, यह एक डिफरेंट मैटर है। लेकिन जब भी इस तरह की कोई परिस्थिति उत्पन्न हो तो आप इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियों से मिलकर उस केस के संबंध में जानकारी जरूर प्राप्त कर लें, ताकि भविष्य में जरूरत पड़ने पर आप न सिर्फ कानूनी उपाय कर सकें बल्कि अपने खुद का प्रोटेक्शन भी कानूनी रूप से कर सकें। तो आशा करता हूं फ्रीजिंग ऑफ अकाउंट से संबंधित जो आपके ढेरों प्रश्न थे उनके जवाब आपको मिल गए होंगे। आगे इस सब्जेक्ट पर किसी भी तरह का प्रश्न आपको अगर पूछना है या अगर दूसरे किसी भी कानूनी सब्जेक्ट पर आपको कोई भी प्रश्न पूछना है और आप चाहते हैं कि इस सेगमेंट के थ्रू मैं आपके क्वेश्चंस को पिक करूं, तो आप मेरे किसी भी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर टाइप करें @ADV अमित कश्यप और उसके बाद अपना प्रश्न पूछें। मैं आपका वह प्रश्न जो है वह इस सेगमेंट के थ्रू Q&A के अंतर्गत पिक करूंगा और उसकी जवाब देने की कोशिश करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।